हेलो, आप सभी को नमस्कार। आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, हम खोटा जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो आपके सामने खोटा जो 30 पूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, उसी को लेकर हम आप लोग के सामने खोटा फ्री कैप्सूल बैच लेकर जो पहले ही आप लोग को बताए थे, इसी बैच में आपको जितनी भी चीजें खोटा किए वो सारे फ्री उपलब्ध करवाई जा रही है। और वो झारखंड की एकमात्र स्टडी चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट। अब बाकी जगह देखेंगे, वहां इसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ पे करना होगा। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ बस आपकी एक सब्सक्राइबर और आपकी एक कमेंट, आपकी एक लाइक ही हमें अंदर से और मोटिवेट करती है चीजों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, चीजों को और बेहतर रूप से कैसे आपके सामने लाया जा सकता है, ताकि जो चीजें आप पे करके जो चीजें प्राप्त कर रही है उससे भी बेहतर आपको यहाँ मिले। तो ध्यान देंगे, जो आपके सामने खोटा साहित्यकार का संपूर्ण विवरण, आज इसी का अगली क्लास लेकर हम आए हुए हैं। साथ में सिलेक्शन सीरीज जो चल रही है, जहां से 30 प्रश्न आपके सामने रेगुलर हर एक दिन में आपको बताया जा रहा है, और वो 30 प्रश्न भी आप ध्यान से देखेंगे। चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं खोटा के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकारों में से एक या सबसे महान साहित्यकारों में से एक, जिनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ही क्या मनाया जाता है, खोटा दिवस मनाया जाता है। समझिए आप कि खोटा दिवस जिनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, आज उस महान खोटा साहित्यकार के बारे में हम लोग को जानना है, जिनकी एक सपना रहता है। जैसे आजकल अगर हम लोग पढ़ रहे तो आज सबका सपना क्या है कि हम झारखंड शिक्षक पात्रता पास करके हम भी क्या करेंगे, झारखंड में शिक्षक बनेंगे, राज्य की सेवा करेंगे। यही सपना को लेकर कौन चले थे, तो श्रीनिवास पांडे जी चले थे। ऐसा कहना है कि हम भी चाहते थे कि नौकरी करें, लेकिन नौकरी हम नहीं कर पाए अपने जीवन में। कारण क्या था, कारण था घर की जिम्मेदारियां। बोला जाता है ना, घर की जिम्मेदारियां कुछ ऐसी होती है कि कुछ लोग उसी घर की जिम्मेदारियों में दब जाते हैं और कुछ लोग उसी घर की जिम्मेदारियों से उठकर ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन श्रीनिवास पांडे जी, जो उनका एक सपना था नौकरी करने का, वो नौकरी नहीं कर पाते हैं। और ऐसा हम आप लोग से कहेंगे कि आप उस चीज को लेकर भविष्य में कभी भी चिंतित ना हो। आप अपनी तैयारी को जोर शोर से लगा दीजिए, आप अपनी तैयारी को इस कदर कीजिए कि आपको जीवन में ना पछताना पड़े कि हम आखिर जब आप भी एक उम्र पड़ाव करेंगे तो उस उम्र में आपको ना पछताना पड़े कि हम नौकरी क्यों ना कर रहे हैं। तो वही चीजें हैं, इनकी कहानी बहुत भावनात्मक है। ये बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, इतने कि इनको कमाना, मतलब जब कोई बच्चा 10th पास करके अपना एक सपना देखता है कि हम 10th पास करके 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, वही चीजें इनके पास नहीं थी। ये 10th पास करके अपने समझे सपने को, जो एक सपना ही बनकर रह जाता है। और 10th क्लास के बाद ये पान की गुमटी खोल लेता है धनबाद में और वहां काम करने लगता है। और भी कब, जब इनके पिताजी की 1939 में देहांत हो जाता है, इनके माता जी का देहांत हो जाता है, और जब इनकी शादी मूर्ति देवी से हो जाती है, तब इन्होंने 1946 में एक पान का गुमटी जो कि धनबाद में खोलते हैं और वहीं पे पान की गुमटी में काम करने लगते हैं। और वहीं से ये सोचते हैं कि मेरा तो सपना ही रह गया, अब क्यों ना हम यही गुमटी से हम साहित्यकारों की रचना शुरू करते हैं। और फिर वही गुमटी से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। और जब लिखना स्टार्ट किया तो बहुत लोगों का मानना था कि ये जो श्रीनिवास पांडे जी है, इन्होंने साहित्यकार के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। और उन्होंने वही किया। आने वाला समय में उनकी जो कृतियां थी वो बहुत पूरे राज्य में फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई। और उसी प्रसिद्धि के कारण से इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर और साथ में इनके नाम के शुभ अवसर पर श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान भी देने जाने लगा। आप समझिए, उस जिनके पास जो पढ़ने के लिए सोचते थे, आज उनके नामों से क्या मिलती है, स्मृति सम्मान मिलती है। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम बात करते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि श्रीनिवास पांडे जी,
श्रीनिवास पांडे जी का जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बरवा अड्डा, जो कि धनबाद का क्षेत्र है, बरवा अड्डा धनबाद में के रहने वाले थे, तो उन्हीं पे उनका जन्म हुआ था। कि जब बरवा अड्डा कल्याणपुर और जिला क्या आपका? धनबाद। जिला क्या आपका? धनबाद। ये इसका जन्म हुआ था कहाँ पे? तो बरुआ अड्डा कल्याणपुर जिला धनबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हुई थी। 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के बाद ही 1989 में 1989 ईस्वी में पाणुरी स्मृति सम्मान देने लगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले भी बताए थे कि जो इनकी कृति थी, इनकी कृति हमेशा शोषण के खिलाफ हुआ करती थी। जो इनकी कृति थी, इनकी कृति में हमेशा भावनात्मक संदेश हुआ करता था कि कैसे एक अमीर गरीब पे शोषण करता है, कैसे उस गरीब को एक अमीर के द्वारा शोषण किया जा रहा है। इसकी कृति हमेशा उसी पे थी। और ये लिखा करते थे हिंदी और खोटा में, दोनों में लिखा करते थे। और ये खोटा भाषा के लिए ऐसे जगह पे पहुंचाना है जो आज खोटा भाषा को लेकर जो आज चिंतित रहते हैं, जो खोटा भाषा को लेकर आज शर्माते हैं, वो आने वाले समय में वो चीज ना करें। तो ये इसलिए इनको कहा जाता है खोटा भाषा का महान साहित्यकारों में से कहा जाता है। जब हम बात करेंगे इनके बाप का नाम, इनके बापे का नाम क्या था? इनके बाप का नाम शालिग्राम पांडे था। और जब इनके बात करेंगे इनके माए का नाम, इनकी माई का नाम क्या था? दुखनी देवी था। यानी एक ऐसा बंदा जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को बरवा अड्डा धनबाद में होता है, जिनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को होता है, जिनके माए का नाम और बापे का नाम शालिग्राम पांडे रहता है, और जब माई का नाम बोलेंगे तो दुखनी देवी होता है। ध्यान देंगे, ये तो था आपका ये दूसरा कि अब ध्यान देंगे यहां से कि जो इनको उपाधि है, आने खोटा में क्या बोले थे कि इन्होंने 1940 ईस्वी में, इन्होंने जब इनकी पिता का मृत्यु 1939 ईस्वी में इनके पिता का मृत्यु होता है, और फिर कुछ दिनों के बाद इनके माता जी का मृत्यु होता है 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में इनके माता जी का मृत्यु होता है, और यहाँ पे पिताजी का मृत्यु होता है। उनके बाद इन्होंने ठान लेता है 1946 ईस्वी में एक पान का गुमटी धनबाद के क्षेत्र में देता है, और वहीं से अपनी साहित्य की रचना शुरू करती है। और साहित्य की रचना ऐसी होती है कि वही साहित्य की रचनाओं को रचकर लोग इनको, और साहित्य की रचना इतना विख्यात होती है कि उन्हीं विख्यातों के कारण से इनका एक उपनाम पड़ता है, उपाधि पड़ता है। और उसी उपाधि जैसे खोटा का विश्व पितामह और प्रोधा कौन बोले थे? विश्वनाथ दसुंधी राज कहले है। बोला जाता है कि ये पांडुरी जी जिनके पास एक समय गरीबी की लड़कार इनको लड़कारती थी, जिनके सामने गरीबी मतलब आप समझ भी नहीं सकते थे। तो आप समझिए कोई इंसान पढ़ना चाहता है और वो गरीबी के कारण से वो पढ़ नहीं पाता है, आप समझ सकते हैं वो चीजें, इसको वही चीजें। तो लेकिन बाद में इन्होंने अपनी कृति से अपने आप को इस कदर इस ऊंचाई पे अपने आप को पहुंचाया कि लोग इनको अलग अलग उपाधि दिए। और उसी में से खोटा भीष्म पितामह और पुरोधा, ये कौन बोलते हैं? ये विश्वनाथ दसुंधी राज बोलते हैं कि जो खोटा का जो भीष्म पितामह है वो कौन है, और आपका पुरोधा है वो कौन है? तो श्रीनिवास पांडे जी है। खोटा का वाल्मीकि कौन है? एक बात कौन बोले थे? तो पंडित रामदयाल पांडे बोल रहे कि खोटा का वाल्मीकि किसे कहेंगे? तो खोटा का वाल्मीकि हम बोलेंगे श्रीनिवास पांडे जी को। उसके बाद खोटा टैगोर कौन बोले थे? तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू कहा ले कौन बोले थे? तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू बोले यानी खोटा का टैगोर, चतुर्भुज साहू। हम बात करेंगे खोटा का वाल्मीकि रामदयाल पांडे। हम बात करेंगे खोटा का भीष्म पितामह और पुरोधा, ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे विश्वनाथ दसुंधी राज बोले थे। हम बात करेंगे खोटा का नागार्जुन, जब क्वेश्चन आएगा खोटा का नागार्जुन तो कौन बोले थे? विकल शास्त्री बोले थे। कौन बोले थे? विकल शास्त्री बोले थे। विकल शास्त्री की जो पांडे जी है वो खोटा के कौन है? तो खोटा का नागार्जुन है। खोटा का नागार्जुन कौन बोले थे? विकल शास्त्री बोले थे। उसके बाद खोटा का पुरोधा कौन बोले थे? विश्वनाथ दसुंधी राज बोले थे। खोटा का भीष्म पितामह किसने बोले थे? तो विश्वनाथ दसुंधी राज बोले थे। हम बात करेंगे खोटा का टैगोर किसने बोले थे? कौन? तो चतुर्भुज साहू बोले थे। हम बात करेंगे खोटा का वाल्मीकि कौन बोले थे? तो रामदयाल पांडे बोले थे। तो इतना आदर है, सारा का सारा भी आई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी प्रकाशित रचना से पहले हम कुछ चल ठीक है, इनकी प्रकाशित रचना देखते पहले। सबसे पहले क्या है? बाल किरण है जिसकी रचना 1954 ईस्वी में की गई थी।
1954 ईस्वी में। और जब ऐसा कहा जाता है कि जब पाउंड्री जी 1946 में जब पान की गुमटी दिए थे और वहां से रचनाओं को रचना स्टार्ट किए थे, तब तक तो ठीक है, 1950 ईस्वी तक वो उतना ज्यादा मतलब वो नहीं कि हमको इसके प्रति रहना ही है, लेकिन 1950 के बाद उन्होंने अपनी रचनाओं के प्रति सजग होने लगे और अपने रचनाओं के प्रति फोकस। और फिर 1954 में उन्होंने सबसे पहली रचना खोटा किया था, कौन? तो बाल किरण। 1954 में किनके द्वारा? श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा जो पहली रचना थी वो कौन है? तो बाल किरण। पहली रचना कौन थी? तो बाल किरण 1954 ईस्वी में। उसके बाद 1957 ईस्वी में क्या? तो खोटा पत्रिका। और कौन सा खोटा पत्रिका का नाम क्या है? तो मातृभाषा पत्रिका। खोटा पत्रिका जिसका नाम क्या है? मातृभाषा पत्रिका। याद रखेंगे, मातृभाषा पत्रिका। ये हो गया। आने की 1950 के बाद का जो पहला लेखन है इनका, ये क्या है आपका? तो बाल किरण, जो कि एक कविता संग्रह है। और 1957 में क्या लिखे थे? तो आपके सामने मातृभाषा खोटा पत्रिका। फिर आगे जब हम बात करेंगे मेघदूत, यही मेघदूत जो अनुवादित काव्य है, और ऐसी मेघदूत के 4 कारण से इनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ी। यही वो मेघदूत है जो ये तो हिंदी में लिखा गया था मेघदूत, लेकिन इसी मेघदूत को इन्होंने किसमें ट्रांसलेट किया है? तो खोटा में किया है। और जब इन्होंने किया तो अलग अलग जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, जो महान साहित्यकार थे, उन महान साहित्यकारों के द्वारा इनको अलग अलग बोला गया है। तो वही चीज है। हम बात करेंगे राम कथा अमृत मृत, ये भी क्या है? खंड काव्य है। हम बात करेंगे उद्भासल कर, ये खोटा का पहला नाटक है। और ये आपका श्रीनिवास जी का भी पहला नाटक, श्रीनिवास जी का रचित पहला नाटक क्या है? उद्भासल कर्ण है। साथ में खोटा का पहला नाटक भी याद रखिए, खोटा का पहला नाटक भी है, ठीक ना। हम बात करेंगे चाबी काठी, तो चाबी काठी भी क्या है? नाटक है। हम बात करेंगे दिव्य ज्योति क्या है? आपका कविता संग्रह है। दिव्य ज्योति क्या आपका? कविता संग्रह है। हम बात करेंगे तितकी भी क्या आपका? कविता संग्रह है। हम बात करेंगे कुसमी, याद रखिएगा, कुसमी एक कहानी है। कुसमी क्या है? एक कहानी है। कुसमी क्या है? कहानी है। तितकी क्या है? कविता है। तितकी क्या है आपका? कविता संग्रह है। हम बात करेंगे दिव्य ज्योति क्या है? कविता संग्रह है। हम बात करेंगे चाबी काठी और उद्भासल कर, एक नाटक है। हम बात करेंगे राम कथा अमृत क्या है? खंड काव्य है। हम बात करेंगे मेघदूत क्या है? आपका अनुदित काव्य है। हम बात करेंगे बाल किरण, जो कि श्रीनिवास पावनी जी की रचित पहली कविता और पहला रचना ही क्या है? बाल किरण है, जो एक कविता संग्रह के रूप में रचते हैं। कौन? पावनी जी। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये तो प्रकाशित था, इसके पहले जो हम लोग पढ़े वो प्रकाशित था, कहीं ना कहीं से प्रकाशित हुआ था। ये हम बात करेंगे अप्रकाशित, यानी जिसको अभी तक प्रकाशन नहीं किया गया है। यानी जैसे कि समाधान, क्वेश्चन ये भी आता है, समाधान क्या है? एक खंड काव्य है। क्वेश्चन ये भी आता है श्रीनिवास पांडे जी का एक ऐसा खंड काव्य जो अभी तक अप्रकाशित है, तो क्या आपका? समाधान। क्या आपका? समाधान। बोलेगा अग्नि परीक्षा, ये भी क्या है? खंड काव्य है। अग्नि परीक्षा ये भी खंड काव्य है, लेकिन अभी तक इसको प्रकाशित नहीं किया गया है। हम बात करेंगे परिजात, एक ऐसा कविता संग्रह जो क्या है? जो अभी तक अप्रकाशित है। इसी कविता संग्रह जो अभी तक क्या है? अप्रकाशित, वो परिजात हो जाएगा। हम बोलेंगे मधुक देशे, हम क्या बोलेंगे? मधुक देशे, तो क्या है? कविता संग्रह है। हम बोलेंगे मोहभंग, क्या है? मोहभंग क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है। हम बोलेंगे रक्ते भिंजल पंखा, ये क्या है? एक कहानी संग्रह है। तो क्वेश्चन ये भी आता है, 3 क्वेश्चन यहां से जानना है कि सबसे पहले पूछेगा कि पहला अप्रकाशित खंड काव्य, समाधान पहला क्या हो जाएगा आपका? पहला समाधान। दूसरा, पहला अप्रकाशित कविता संग्रह क्या हो जाएगा? परिजात। क्या हो जाएगा? परिजात। हम बोलेंगे तीसरा कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह क्या हो जाएगा आपका? रक्ते भिंजल पंखा। उसके बाद क्या आ जाएगा? जुगे की गीता, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा काव्य अनुवाद। जुगे गीता, छोटो जी हास्य ठंठेल, ये भी क्वेश्चन आता है। छोटो जी क्या था आपका? हास्य ठंठा था। छोटो जी कौन लिखे थे? तो श्रीनिवास पांडे जी लिखे थे। छोटो जी कौन लिखे थे? श्रीनिवास पांडे जी लिखे थे। तो इसके अभी हम लोग क्या सीखे? सबसे पहले समाधान, ये क्या है आपका? खंडिकाव्य है। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे? समाधान अग्नि परीक्षा, ये भी क्या है? खंडिकाव्य है। फिर हम बात करेंगे क्या? परिजात क्या है?
कविता संग्रह है। हम बात करें क्या, मधुक देशे क्या है, कविता संग्रह है। हम बात करें क्या, मोहभंग, ये भी क्या है, काव्य है। हम बात करेंगे रक्ते भिंजल पांखा, क्या है, कहानी संग्रह है। तो इतना है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और चीजों को दिमाग में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ आपको लगता है कि चीजों को देखकर मुझे समझ में आ जाएगी, तो ये ऐसा मत समझिए। आपको चीजों को देखकर आप आंख बंद कीजिए और चीजों को आप माइंड में रिकैप कीजिए कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा, और फिर उसके बाद फिर उसी चीज को आप बोलने की कोशिश कीजिए, तब चीजें जाकर याद होती है। नहीं तो ऐसे देखने में, ऐसे तो आपके फोन में बहुत कुछ है, तो सिर्फ देखना नहीं है, नोट भी करना है और साथ में आपको याद करना है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। हम बात करेंगे शिक्षा। सबसे पहले कि इन्होंने क्या 1957 में बताया था, 1957 में क्या, मातृभाषा, 1957 में क्या, मातृभाषा, जो कि खोटा में क्या था, पत्रिका था। सबसे पहली पत्रिका क्या है आपका, 1957 मातृभाषा पत्रिका। खोटा की सबसे पहली पत्रिका क्या है, मातृभाषा पत्रिका है। किनके द्वारा लिखा गया था, श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे खोटा और तितकी। खोटा और तितकी भी क्या है, पत्रिका है। खोटा और तितकी भी क्या आपका एक पत्रिका है, खोटा और तितकी भी क्या आपका एक पत्रिका है। हम बात करेंगे कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे, तो शिक्षा याद रखेंगे मैट्रिक पास किए थे, और कहाँ से, जिला स्कूल धनबाद से। और 1939 ईस्वी में गरीबी के कारण से ये आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। गरीबी इनको इतना मार रही थी कि चाह कर भी इंसान जिनके अंदर की चाहते तो थी, जिनके अंदर एक सपने तो थी, लेकिन उसी सपने को कौन नहीं साकार किया, उसी सपने को गरीबी ने मार रखी। तब इन्होंने अपनी गरीबी में जो चीजें इसने अपने जीवन में देखा, उसी चीजों को बाद में एक कविता के रूप में, एक शोषण कविता के रूप में इन्होंने दिया कि नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, यानी नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, तोर खातिर दूध भात हमर खातिर छाछ रे, नाच बांदर नाच रे। यानी कहने का अर्थ ये था कि अमीरी लोग गरीबी को एक बंदर के जैसा नचाता है, एक बंदर के जैसा, जैसे हम लोग बंदर को नचाते हैं, वैसे अमीर लोग गरीबी को नचाता है। और बच्चे जो भी अच्छे अच्छे खाना होता है वो खुद खाता है, और बाकी जो बच जाता है वो गरीब को देता है। तो इसी को वही लिखे थे कौन, श्रीनिवास पांडे जी लिखे थे। आगे भी देखेंगे इस कविता को हम लोग। अब ध्यान देंगे मैट्रिक का पास किए थे, जिला स्कूल धनबाद से 1939 ईस्वी में पास किए थे। अब ध्यान देंगे कवि क्षेत्र, यानी कवि कब 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में जनरली इन्होंने पान का दुकान दिया था। 1946 ईस्वी में कहाँ पे, तो पान का दुकान, ठीक, पान का दुकान दिए थे। और इसी समय से उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिए थे, लिखना भी शुरू कर दिए थे, ये भी याद रखना है, लिखना भी शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में, अब हमको क्या जाना है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जाना है जहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपके सामने। और ये वो महत्वपूर्ण तथ्य है जो सीधे आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, ये पांडे जी के सम्मान में इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर क्या मनाया जाता है, खोटा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे कि खोटा दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इनका जन्मदिन का 25 दिसंबर 1920 है। नेक्स्ट, इनके सम्मान में इनके नाम से सम्मान दिया जाता है, यानी इनके नाम से ही क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। और उस सम्मान का नाम क्या है, तो श्रीनिवास पांडे स्मृति सम्मान। और एक कब से देना शुरू हुआ, 1989 से। कब से, तो 1989 ईस्वी में। और ये बहुत सारे जो खोटा के साहित्यकार है उनको मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांडे जी जीविकोपार्जन के लिए 1946 ईस्वी में इन्होंने पान की गुमटी दी थी और अपने जीविकोपार्जन चला रहे थे। क्यों, क्योंकि इनका परिवार बहुत लंबा था। इनके परिवार में आपको बताए थे कि 4-5 बेटे थे और 2 बेटियां थी। और जब इनके पिता की मृत्यु और इनके माता की मृत्यु हो चुकी थी, तो इनके ऊपर और भी बर्डन आ चुका था, कैसे बेटे को संभालना है, बेटियों को संभालना है, और जो चीजें हम नहीं कर पाए वो चीजें कैसे हमारे बेटे और बेटी कर पाई है। आप समझ सकते हैं, जो एक गरीब इंसान रहता है वो कभी नहीं चाहता है कि गरीबी में हम मिटे तो हमारा परिवार भी गरीबी में ही मिटे, वो कभी नहीं चाहता है। तो वो चीजें को खुद तब कर, इसे लिखा जाता है ना कि जो एक बाप होती है, बाप की जो भरोसा जो बाप जो हम लोग के लिए करते हैं ना, वो कभी भी हम लोग उसको चुकता नहीं कर सकते हैं, कभी भी चुकता नहीं कर सकते हैं। किसके लिए, तो सिर्फ हम लोग के लिए वो चीज करते हैं।
एक ताकि हमारा बेटा का भविष्य उज्जवल हो। तो बेटे के भविष्य के लिए बाप कुछ भी करने को तैयार होता है और वही किए थे कौन? तो आपके सामने श्रीनिवास पांडे जी, ताकि अगर हम पान की गुमटी चला पाएँ तो उसी पान की गुमटी से मेरा बाल-बच्चा की पढ़ाई सही संपूर्ण हो पाए और फिर जो सपना हम सजाए थे, जो सपने को हम पूरा नहीं किए थे, उसी सपने को कौन पूरा करे? तो हमारा बाल-बच्चा पूरा करे। आप समझिए एक पिता के दर्द और दुःख को। नेक्स्ट क्या है? पांडे जी कविताओं में छायावाद, इनकी जो कविताओं में थी क्या थी? छायावाद थी, जन्मवाद थी, यथार्थवाद को देखने को मिलता था। यानी जब भी ये कविता लिखते थे तो उसी कविता में क्या थी? छायावाद, जन्मवाद और यथार्थवाद देखने को मिलता था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1950 में पांडे जी ने जब गंभीर रूप से रचना शुरू किए थे तो सबसे पहले इनकी बाल किरण, जो कि आपको बताए थे, बाल किरण जो कि एक कविता संग्रह है, वो कब प्रकाशित हुई थी? 1954 ईस्वी में। और 1957 ईस्वी में इन्होंने खोटा में पहली पत्रिका 1957 क्या मातृभाषा पत्रिका लिखे थे। उसके बाद श्रीनिवास पांडे जी का परिचय हिंदी के बड़े-बड़े साहित्यकार जैसे हरिवंश राय बच्चन जो कि हिंदी के महान साहित्यकारों में से एक है। आप जानते होंगे राहुल संस्कृतियान आप जानते होंगे रामदयाल पांडे, और यही रामदयाल पांडे है जो कि खोटा का टैगोर किसे बोला? सॉरी, खोटा का टैगोर कौन बोले थे बताइए तो? श्रीनिवास पांडे जी को। और रामदयाल पांडे क्या बोले थे? आप लोग को अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे। नेक्स्ट, वीर भारत तलवार जैसे साहित्यकारों से बात हुआ क्या कि जब ऐसा कहा जाता है कि जब कवि सम्मेलन हो रहा था, और वहां पे उस कवि सम्मेलन में अलग अलग भाषा के विद्वान आ रहे थे, तब पांडे जी भी जाते हैं खोटा भाषा को लेकर, और वहां और उसी कवि सम्मेलन में इन लोगों से मुलाकात होती है। और जब इन लोगों से मुलाकात होती है और जब इन लोग जब चर्चा करते हैं उनसे, और जब वो अपना चर्चा करते हैं, तब इन लोगों को समझ में आता है कि खोटा भाषा में एक महान साहित्यकार भी हैं, इनका नाम क्या है? श्रीनिवास पांडे जी है। फिर उनसे मिलते हैं। वो चीज है कि पांडे जी को सभी क्या कहकर पुकारते थे? कवि कहकर पुकारते थे। जब मिलते हैं उसके बाद क्या कहकर? तो सभी कवि कहकर पुकारते थे। क्वेश्चन ये भी आता है, पांडे जी को सभी क्या कहकर पुकारते थे? तो कवि कहकर पुकारते थे। आगे आते अन्य महत्वपूर्ण में, कवि जी जनवादी थे, मानव के दुख दर्द शोषण सामाजिक कृतियों पर इन्होंने खूब कलम चलाया। यानी क्या थे? ये जनवादी थे, लोगों जनता के अंदर जो बीत रहा है उस चीजों के समझते थे। कौन? पांडे जी समझते थे। और वही बोला गया है कि मानव के दुख दर्द शोषण सामाजिक कृतियों पर इन्होंने खूब चलाया और झारखंड की मानववादी संस्कृति को जगाने और बचाने में पूरा योगदान दिया। यानी झारखंड की मानववादी संस्कृति को बचाने और जगाने में अगर सबसे किसी ने अहम योगदान दिया है तो वो कौन थे? तो श्रीनिवास पांडे जी थे। और ये अलग अलग कविताओं के माध्यम से इन्होंने उस चीज को, लोगों को जगाने का काम किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पांडे जी 40 वर्ष की साहित्यकार जीवनी में। तो क्वेश्चन राइट आता है कि पांडे जी कितने साल मतलब अपने जीवन में कविता लिखे थे या फिर साहित्य काल रचे थे? तो 40 साल। और उस 40 साल में लगभग 40 खोटा किताब, लगभग कितना? तो 40 खोटा किताब और 40 हिंदी किताब की रचना किया था। 40 खोटा किताब और 40 हिंदी किताब। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। फिर बोला गया हृदय गति रुक जाने के कारण से पांडे जी 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हम लोगों को छोड़कर चले गए। यानी 1986 ईस्वी में फाइनली इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से? तो हृदय गति इनका रुक जाता है। और एक ऐसे साहित्यकार की अंत होती है जिन्होंने हम लोग को खोटा सिखाया, जिन्होंने हम लोग को खोटा भाषा को आज इस लेवल तक लेकर आया, जिन्होंने मानववादी विचारधारा को जागृत किया था, जिन्होंने हमेशा शोषण के खिलाफ एक कविताओं के रूप में लोगों को जागरूक करते थे कि आज कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हमारे माटी पे लोग क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। वो चीजें कौन के थे? तो और इन्हीं का एक महत्वपूर्ण जो शोषण पर आधारित जो कविता है, जिसमें एक कविता है, नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, तोर खातिर ओकर खातिर दूध भात, यानी ओकर खातिर दूध भात तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर उच्च दर्रा तोर खातिर गाछ रे। क्या सिंपल, क्या शोषण पर कविता लिखा गया है पांडे जी के द्वारा कि नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाच रे। यानी इसका मतलब यही है कि जिस तरह अमीरों ने गरीबों को नचाता है, उसी तरह नचाता है जिस तरह एक आदमी बंदर को नचाता है।
फिर उसके बाद बोला गया है ओकर खातिर दूध भात, तोर खातिर छाछ रे। यानी जो अमीरो लोग होता है वो क्या खाता है, वो अच्छा अच्छा खाना खाता है, जस्ट लाइक दूध भात के जैसा। और बाकी वहां से जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, छाछ बोलते हैं। यानी जब देखते होंगे जब आप दूध पीते हैं तो जब दूध को पी लेते हैं और दूध को पीने के बाद जो चीजें बच जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं छाछ। यानी जब अमीर लोग खाना भरपूर खा लेता है और फिर वहां से जो बच जाता है वो गरीबों को देता है, ये है। उसके बाद बोला जाता है ओकर खातिर ऊंच दलान, ओकर खातिर यानी जो अमीर लोग है उसके खातिर क्या है, बड़ा बड़ा घर है, लेकिन जो गरीब लोग है उसके खातिर क्या है, उसके खातिर गाछ है। ये शोषण और इसी कविताओं से इन्होंने लोगों को जागरूक किया था। तो ये कविता याद रखेंगे कि नाच बंदर नाच रे तोर खातिर, नाच बंदर नाच रे तोर, मोर चाहे बाच रे, मोर चाहे बाच रे, ओकर खातिर दूध भात तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर ऊंच डलान और तोर खातिर गाछ रे। तो ध्यान देंगे ये सारी चीजें थी। हम आगे बात कर, पावनी जी के जन्म कहिया भेल हल, तो कहिया भेल अगर जन्म, तो जन्म होले 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के, और मरल कब हल 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी के। ये भी याद रखना है। तो आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। पावनी जी के जन्म ठाव छाटा, और जन्म ठाव क्या हो जाएगा, बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद। क्या हो जाएगा ये, बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद। नेक्स्ट, पांडे जी के कौन भाषा नाम जेजका साहित्यकार हल, यानी ये हिंदी में लिखो है, उर्दू में लिखो है और खोटा में लिखो है, सभे में। नेक्स्ट, पांडे जी कते पढ़े लिखल हल, यानी पांडे जी कते पढ़े लिखल है, तो आपको बताए थे कि ये मैट्रिक पास करके ये छोड़ दिए थे। 1939 ईस्वी में पांडे जी मैट्रिक पास किए थे, और गरीबी का हाल कुछ ऐसा था कि चाह कर भी अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट, पांडे जी के बापे का नाम की हल, पांडे जी के बापे का नाम की हल, तो बापे का नाम की हल शालिग्राम पांडे हल, की हल शालिग्राम पांडे हल। पांडे जी के माई का नाम की हल, तो दुखनी देवी हल, की हल दुखनी देवी हल। कौन बच्चर जी पांडे जी से लिखन काज शुरू कर ले, कौन बच्चर से, तो 1946 से शुरू कर ले, और साथ में ये गुमटी भी कब दे ले, गुमटी तो पान की गुमटी, पान पान के गुमटी दे 1946 में, और तखनी से शुरू कर ले लिखे हुए। पांडु जी के सबसे पहले छपल किताब के नाम छाटा, पहली किताब का नाम क्या है इसका, बाल किरण। आता क्या, बाल किरण, जो कि क्या है आपका, एक कविता संग्रह था, कविता संग्रह। बाकी मेघदूत ये खंड काव्य है, चाबी काठी क्या है, नाटक है, उद्वासल भी क्या है, नाटक है। नेक्स्ट, मेघदूत काव्य का अनुवाद खोटा भाषा कौन साहित्यकार कर लेती है, यानी ये मेघदूत काव्य के अनुवाद कौन किए थे, कौन किए थे, तो पांडे जी ही किए थे। कौन किए थे, पांडे जी किए थे। नेक्स्ट, पांडे जी के सभी की कहे के ढहा हल थी, नेताजी, महात्मा जी, बाबा जी, कवि जी, तो कौन जी बोल थी अगला साहब, कवि जी बोल थी। कौन जी बोल थी, कवि जी बोल थी। नेक्स्ट, पांडे जी कौन बछड़े सिराए गले, यानी पांडे जी कब हम लोग को छोड़कर चले गए थे, तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को सिराए गए, यानी मोर गए। नेक्स्ट, मनु कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पांडे जी के कौन रचना में खोटा अनुवाद कर ले हल, ठीक, तो कौन खोतो, जुगे गीता। कौन गीता हल, तो जुगे गीता, याद रखिए जुगे गीता। आखे गीत पांडे जी के किसन रचना लागे, आखे के गीत, जब आखे गीत हम जब बोलेंगे तो ये किसन लागे, आखे गीत तो कविता संग्रह। क्या था ये आपका, कविता संग्रह था, आखे का गीत कविता संग्रह। जिसमें से कितने कविता थे, 72 कविता। कितने कविता, 72 कविता, याद रखेंगे 72 कविता। मातृभाषा नाम से पत्रिका के प्रकाशन के कर ले, मातृभाषा तो कौन कर ले, पांडे जी कर ले। कब कर रहे, 1957 ईस्वी में कर ले, तो याद रखेंगे। 1954 में पांडित जी के लिखल दिव्य ज्योति किसन रचना लागे, 1954 ईस्वी में लिखल, 1954 में पांडित जी की लिखल दिव्य ज्योति किसन रचना लागे, दिव्य ज्योति। तो दिव्य ज्योति क्या था आपका, कविता संग्रह था, कहानी संग्रह था, उपन्यास था या नाटक था। आप ये बताएंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि आप लोग बताए थे कि बताइए
जब हम बात करते क्या दीप ज्योति, तो दीप ज्योति क्या था आपका, एक कविता संग्रह था। दीप ज्योति क्या था आपका, कविता संग्रह था, याद रखेंगे। और ये है आपका यहाँ से बनने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ में जो प्रश्न बने आपके सामने और जो प्रश्न बन सकते हैं वो आप देखेंगे, आप अपने पास भी ट्राई करेंगे। आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं वहां से आप खुद का प्रश्न बनाइए, क्या यहाँ से क्या प्रश्न बन सकती है। आप उस प्रश्न को बनाकर आप पढ़िए। हर आप जो चीजें थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी को वहां से देखिए, क्या यहाँ से कौन सा प्रश्न बन सकता है। तो ये तो सरल प्रश्न, जबकि प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं। जो भी आपको पढ़ाया गया वहां से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। बाकी तो काम आपको भी करना है। अगर हर चीज अगर आप किसी पे डिपेंड रहेंगे तो कब तक किसी पे डिपेंड रह सकते हैं आप। तो मेरा भी कहना क्या है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद से पढ़िए, चीजों को खुद से देखिए और खुद से कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का। बाकी ये आज का हमारा जो सेशन था, आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में और अगले साहित्यकार को लेकर। इसके बाद जो बार बार आप लोग के सामने बताया जा रहा है कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, तो बहुत जल्द हम कंप्यूटर का भी ऑब्जेक्टिव लेकर, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेकर हम आ रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव लेकर 15-15 क्वेश्चन का सेट लेकर, और 15 क्वेश्चन 10 मिनट, 15 क्वेश्चन 10 मिनट, यानी 15 मिनट 10 मिनट का शो में खत्म। तो आप भी बेफिक्र रहिए, जो भी चीजें आपको दी जा सकती है फ्री में, जो भी चीजें आपको जो मार्केट में जो पे करके मिल रहा है उससे भी बेहतर चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है, उससे भी बेहतर चीजें हम आपको भरोसा दिलाते हैं और विश्वास दिलाते हैं। इसी विश्वास और भरोसे के साथ आप बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ में तैयारी कर पाए और वो भी एक जो पात्रता, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वो भी पास करके एक सपने को सजा पाए। जो सपना पौनरी जी देखे थे मगर आज भी पूरा नहीं हो पाया, उसी सपने को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। हम किस रूप में, तो हम सरकारी नौकरी करने के रूप में, और भी चाहते थे कि हम भी नौकरी करें लेकिन नहीं कर पाए। इस वजह से, तो गरीबी की मार की वजह से। गरीबी ऐसे मारता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वही इंसान समझ भी सकता है जिसको गरीबी ने मार रखी है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह हुआ कि जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है वो बहुत सुदृढ़ तरीके से आपको बताई जा रही है। बाकी मिलेंगे अगले क्लास में, तब